गैलेंट्री अवार्ड भी मिला हुआ है। वाह। हाँ हाँ। तो वही मेरा वो है, 2016 से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो उससे पहले मैं इंडिया में एयरफोर्स में था। अरे ये वाह। और नाइस। हम्म, मेरे बच्चे जो हैं यहाँ पे आके मतलब कि अंडर ग्रेड किए, ग्रेजुएशन किए। हाँ हाँ। मेरी बेटी नौकरी कर रही है न्यूयॉर्क सिटी में, और मेरा बेटा मास्टर करके अभी नौकरी ढूंढ रहा है, उसको मिल नहीं रहा है। हाँ साल भर हाँ। हो गया है उसको हाँ हाँ। ग्रेजुएशन के। तो ये कहानी है। तो अभी उनका क्या स्टेटस है, वीजा स्टेटस क्या है? स्टूडेंट वीजा पे है। स्टूडेंट वीजा पे है, ओके। हाँ। तो मुझे उनका रिज्यूमे भेज दीजिए और अच्छा, मैं देखता हूँ आपको। ठीक है। तो मैं आपके मैं ईमेल आपको भेजता हूँ। दैट्स ग्रेट, लाइक वी आर लकी टू हैव यू हियर। थैंक दैट्स यू। आपका मैं मैं ये वेटरन लिंक्डइन है। लिंक मैं लिंक्डइन वगैरह पे उतना सोशल मीडिया पे तो एक्टिव भी नहीं हूँ बिल्कुल भी। अच्छा, और अच्छा। क्योंकि फौज में तो ऐसे भी अलाउड नहीं रहता, और उसके बाद वही रह ही गया। और दूसरा चीज ये है कि लिंक्डइन में बहुत बार मैं लिंक देखता था तो वो डेट निकल जाता था। इस बार ओके। भी जब मैंने ईमेल देखा तो उसमें सैटरडे संडे दोनों था। तो हाँ, जब तक हाँ। देखा सैटरडे तो निकल गया था, मैंने बोला चलो संडे को ज्वाइन कर लो। नहीं, नहीं, चलिए बहुत अच्छा किया थैंक यू, आपने। थैंक यू और सर। या दैट्स ग्रेट। अब मेरा नाम राजीव झा है। मैं ह्यूस्टन में हूँ, ह्यूस्टन अच्छा। टेक्सास। हम्म। और 2005 में यूएस आया था। हम्म। और यहाँ पे कंसल्टिंग कंपनीज में किया, एक्सेंचर में, कैपजेमिनाई, बेयरिंग पॉइंट, विप्रो के थ्रू आया था 2005 में यहाँ पे। अच्छा। लास्ट ईयर मैंने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की है। हम्म। तो दो मेरे पास मतलब दो कंपनी अभी है मेरी। तो मेरा कोर एरिया है एसएपी में। अच्छा। और अभी मैंने एक और कंपनी जो स्टार्ट की है, इट्स मोर फोकस्ड ऑन वेटरन्स अच्छा। लाइक यू। आप इंडिया से वेटरन्स है, लेकिन हाँ, मेरा जो भी है कि यहाँ के वेटरन्स को हम्म। ट्रेन करना एसएपी में, हम्म। और उनको हाई पेइंग जॉब जो है यहाँ पे, राइट, हम्म। उनमें उनको प्लेस करना। अच्छा। तो सेकंड वाली जो ये वाली जो वेटरन्स वाली जो मेरी कंपनी है, इट्स अ वेटरन ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन। हम्म। और हमारा टारगेट जो होंगे वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के ऊपर। अच्छा। तो वो तो हाँ, तो उसमें तो शायद पता नहीं क्या बोलते हैं अपना, स्टूडेंट वीजा पे या H1 पे तो उसमें जॉब करना मुश्किल नहीं, हो उसमें जाता नहीं है, है। उसमें नहीं। लेकिन मेरे पास दूसरी एक और कंपनी है जो एसएपी कंसल्टेंसी की है। हम्म। उसमें मैं लोगों को भी एसएपी में ट्रेन करता हूँ। एसएपी में एक स्पेसिफिक एरिया है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। तो मेरा अच्छा। ज़्यादा फोकस है ऐसे एनवायरनमेंट के ऊपर, हम्म। राइट। जो अभी आपने सुन देखते होगे ना, नेट ज़ीरो, अब तो प्रोफेसर ऑलरेडी डाटा माउथ में, दैट्स इट्स अ ग्रेट डील, राइट। हम्म। तो एनवायरनमेंट के ऊपर है। और कुछ जो है ऐसा कार्बन कैप्चर है, कार्बन ट्रेडिंग है, हम्म। एनवायरनमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी है, जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ता है, कुछ कंप्लायंस जो है। हम्म। हाँ, और एसएपी एक ईआरपी पैकेज है। हम्म। तो एसएपी फॉर्च्यून 500 में 70% कंपनीज में एसएपी ही है। हम्म। तो एसएपी मार्केट लीडर है, तो सब जगह पे एसएपी के काफ़ी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। हम्म। जब मैं पहले एक्सेंचर में था तो हम लोग का मिनिमम एक लेवल का जो होता था, समझो 100 मिलियन का प्रोजेक्ट्स होता था। तो इट्स बिग, बिग प्रोजेक्ट्स। तो इसमें आप यदि एसएपी में ट्रेन हो तो देयर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज। हाँ, तो इसका एक्चुअली इसका जो है ये कंप्यूटर साइंस में अंडरग्रेड किया था, कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया है। अब मैं थोड़ा बहुत काम भी किया हुआ है अंडरग्रेड में। 1 साल का कोऑप किया था काउंसिल रॉक में। उसका अंडरग्रेड और मास्टर के बीच में जो टाइम था उसमें इसने अमेरिकन एक्सप्रेस में भी काम किया था उस समय। ओके। तो और अभी जो है यहाँ पे एक ऐसे ही जैसे हम आपकी कंपनी, वैसे ही एक इंडियन की कंपनी है उसमें काम कर रहा है उसे अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए। लेकिन हाँ, वो अंडरस्टैंडिंग यही है कि जॉब मिलेगा तो छोड़ देगा, और तब तक तक है तब तक के लिए है। नो नो, डेफिनेटली। तो मैं इनको अभी एसएपी में एटलीस्ट इनको ट्रेन कर सकता हूँ, रिज्यूमे में हेल्प कर सकता हूँ। इज ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, राइट। सो हाँ हाँ, वो और उसने इनफैक्ट थीसिस भी लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, न्यूरल नेटवर्क, फ्रॉड डिटेक्शन इन न्यूरल नेटवर्क करके। वाओ, दैट्स और ग्रेट। अभी हाँ, अभी भी जिस कंपनी में काम कर रहा है उसमें भी न्यूरल नेटवर्क पे ही उस पे कर रहा है, मतलब कि बायो रिलेटेड चीज़ है। प्लाज्मा क्या बोलते हैं अपना, बुटॉक्स पर है ऊपर। तो नाइस। ये है। लेकिन और मेरा भाई भी यहाँ पे है न्यू जर्सी में, वो 2004 में आया था। हाँ और हाँ। मेरी बहन जो है मैरीलैंड में है, वो 2000 में आई थी। हाँ, तो ओके। तो हमारे फैमिली में सारे लोग अभी इसी एरिया में हैं। नाइस।
मैं भी न्यू जर्सी में 4 साल रहा, 2005 से 2009 तक। उसके बाद काफ़ी अलग-अलग जगह पे मूव हुआ। इवन बॉस्टन में भी मैंने थोड़े दिन तक काम किया है। एक बॉस्टन ग्लोब करके कंपनी होती थी, पेपर न्यूज़पेपर कंपनी। अच्छा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक्वायर किया था, तो वहाँ पे एसएपी इम्प्लीमेंटेशन के लिए गया था मैं बॉस्टन। अच्छा। मेरी 2 बेटियाँ हैं। एक है अभी वो अंडर ग्रेजुएट में है कार्नेगी मेलन में, पिट्सबर्ग में। अच्छा। और दूसरी अभी 7th ग्रेड में है यहाँ पे ह्यूस्टन में। अच्छा। अच्छा। तो वहाँ पे ह्यूस्टन में भी इंडियंस काफी है मेरे ख्याल से। बहुत ज़्यादा, बहुत, बहुत। हम लोग का तो यहाँ पे मेरे आस-पास में इंडियन तो छोड़िए, बिहार के लोग कम से कम 100 फैमिली से ज़्यादा तो पास में ही हैं। हाँ, हम लोग थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है हम लोग को, क्योंकि हाँ, यहाँ पे बॉस्टन के आसपास हैं काफी बिहार के लोग भी। एक ग्रुप है, क्या नाम है उसका, ऐसे बिहार, बिहार एसोसिएशन हाँ नहीं, बिहार झारखंड, बिजान बजाने बजाने बजाना करके। बजाना, हाँ। हाँ, तो वो ग्रुप है, लेकिन वो काफी दूर है हम लोगों से, 70-80 माइल पड़ जाता है जहाँ पे है वो, मतलब। ओके, ओके। न्यू जर्सी में तो हाँ। काफ़ी बड़ा ग्रुप है बजाना का। हाँ। हाँ, न्यू जर्सी में काफी बड़ा, यहाँ का अलग ही ग्रुप है वैसे हाँ, बजाने। हाँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतना दूर है कि हमेशा जाना आना मुश्किल होता है। उनका एक वो था, गरुड़ पुराण या किसी का वो था, नहीं, पुराण वो था, तो उसमें 7 दिन का आता। तो वीकेंड में तो जा सकते हैं, दिन में जाओ लौट आओ। एक बार हम लोग शाम वाला गए तो रात के 12-1 बज गए लौटते लौटते। तो हुँ, वो हुँ। सब प्रॉब्लम हो जाता है कि आना या जाना। काफ़ी दूर हो जाता है तो यार। नहीं, चलिए बहुत अच्छा लगा हाँ। आपने इस कॉल पे। हाँ, हम लोग वही चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ब्रिज बनाए, कि जैसे यूएसए और गांव शहर जो यहाँ है लोग, पता नहीं एजुकेशन के रिगार्डिंग, मतलब हम लोग चाहते हैं कि कैसे बच्चे लोगों को मतलब जो ग्रेजुएट है उन लोगों को कैसे कुछ थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दे करके, मतलब उनका फ्यूचर कैसे अच्छा से अच्छा हो, उसी के रिगार्डिंग हम लोग ये चीज़ स्टार्ट किए हुए हैं, एज लाइक रिटर्न टू सोसाइटी। या सूर्यकांत जी, हम लोग का गोल क्या रहता है ना कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉल में अ, बच्चों को हेल्प करना, राइट? जो जो गाइडेंस करना, जो कॉलेज के ग्रेजुएट्स हैं या जो अपने करियर में कुछ चेंज चाहते हैं, राइट? कि मान लो आप कभी-कभी क्या होता है ना कि कॉलेज में आपने ग्रेजुएशन किया, जस्ट एक कोई जॉब कर लिया, पता नहीं था आपको उस टाइम पे कि क्या करना चाहिए, जस्ट जॉब करना है ये सोच के, ये एक गोल था, कर लिया। तो जब आप चेंज करते हो, तो इसमें हम लोगों का ये रहता है कि कई हम लोग हेल्प करते हैं, किस तरह से आप अप्रोच कीजिए, राइट? कि अपने आप को एक पैकेज बनाइए, राइट? हेल्प लीजिए चैट जीपीटी का, कोपायलट का, सोशल मीडिया से नेटवर्किंग कैसे कीजिए, रिज्यूमे कैसे बनाइए, इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। हाँ। हाँ। तो एक मेंटर की भूमिका में हम लोग यहाँ पे रहते हैं और काफ़ी लोग जुड़ते हैं अलग-अलग जगह से भी और हम्म। हेल्प करते हैं। और पंकज जी ने ये स्टार्ट किया है और इनका ये तो 7 दिन भी, सातों दिन वीक के कुछ ना कुछ तो इनका रहता है। संडे को हम लोगों का ये रहता है कि मोर काइंड ऑफ मेंटरिंग फॉर प्रोफेशनल्स। नहीं विशाल जी। मेरे पास ईमेल हाँ, ये मैसेज लोग आया तो था पंकज जी का पहले, और हुँ। ऐसा, हाँ, लेकिन मैं तो, हाँ, हम चाहते हैं लेकिन यही मेरे कि साथ, जी, 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 जी। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, मतलब हमारा वही थीम रहता है कि दोनों साइड से, जैसे बोलते हैं ना कि एक पुल जैसे बनाना है, तो दोनों साइड से मतलब जब तक पिलर नहीं होंगे तब तक कोई ब्रिज, तो उस टाइप से मुझे लगा कि जैसे मैक्सिमम होते हैं कि गाँव शहर में मैक्सिमम लोगों का, बच्चे लोगों का थीम रहता है कि गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब में ही अपना लाइफ मतलब ज़्यादा बिताते हैं। और वैसे केस में अगर गवर्नमेंट जॉब हो गए तो गुड है, नहीं तो उसके बाद में फिर अब प्राइवेट जॉब 30 साल 32 साल के बाद में वो ढूंढना करना, मतलब तो मुझे लगा कि अगर ये चीज़ जैसे अभी राजीव जी करते हैं कि एस रिगार्डिंग, मतलब कैसे बच्चे लोगों को प्राइवेट में भी अच्छे से अच्छे जॉब कर सकते हैं, तो उसी थीम से हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे एक रिटर्न टू सोसाइटी, मतलब कि अभी तक आज़ादी से पहले से लेकर के आज तक लोग इंडिया से बाहर जा रहे हैं, क्रीम लोग बाहर जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, बराबर ना। तो उसमें मेरा थीम आया है कि कैसे थोड़ा सा अगर ये चीज़ अगर जनरल स्टूडेंट लोगों को थोड़ा सा इसका एडवांटेज मिल जाए, तो रियली ये सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छे होंगे। तो इसी में हम करीब 2020 से ही इसमें मतलब हम लगे हुए हैं, तो हम चाह रहे हैं कि
थोड़ा सा इसको ये करते चले, कैसे पब्लिक लोगों को जिनको चाहिए गाइडलाइन उन लोगों को ये हो। जैसे सैटरडे के दिन हम लोग साइंस की रिगार्डिंग रखते हैं। अच्छा उदयकांत जी, मैंने ना चैट विंडो में अपना ईमेल आईडी भेज दिया है अच्छा, और मेरी वो कंपनी मैं का। देख रहा हूँ, हाँ मैंने देख रहा हूँ, देखेंगे क्या, हाँ क्योंकि आजकल मतलब कि यूनिवर्सिटी का जूम के साथ ही लिंक है, तो जूम ही ज़्यादा चलता है। ये गूगल मीट, वो भी फ़ोन पे पहली बार। हाँ, हम लोग प्रैक्टिकली देखे कि जैसे गूगल मीट और जूम में एक अंतर है कि जैसे जूम में है कि 1 घंटा से ज़्यादा हम लोग फ्री सर्विसेज नहीं ले सकते हैं। अच्छा लेकिन गूगल मीट में है कि 1 घंटा का जगह पे 1.5 घंटा भी कोई सेशन अगर हो गया या 2 घंटा भी हो गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है, मतलब रीजॉइन करने का मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं रहे। तो इस कारण से मतलब हम लोग गूगल मीट में ही स्टार्ट से अभी तक। एक्चुअली क्या था कि कोविड के समय में इन्होंने अचानक ही शुरू किया था। जी, तो जी, जी। हम मेरे को याद है स्प्रिंग ब्रेक में वो था, तो फिर स्प्रिंग ब्रेक में ही उन्होंने हम लोग को सिखाया गया जूम कैसे यूज करना है, और बाकी का क्लास उस सेमेस्टर में स्प्रिंग जूम पे ही किया गया। तो उसके बाद जूम ही चलता रहा, उसके बाद जो है जो मीटिंग शीटिंग जो है अधिकतर जूम पे ही होता रह गया, तो जूम पे ही चलता गया। ये गूगल मीट वगैरह जो है, एक बार मैंने ऐसे ही प्रेजेंटेशन दिया था, तो इस सब के बारे में दिया था डिफरेंसेस क्या है, लेकिन उसके बाद कभी यूज नहीं किया, वो भी फोन लैपटॉप पे तो किया है, इस पे नहीं किया। हाँ। मैं लिंक्डइन पे ना, लेट मी शेयर माय स्क्रीन क्विकली। तो ये है मेरी कंपनी सैप्रिन कंसल्टिंग। अच्छा तो स्टार्ट जो किया था तो मेरे दिमाग में मतलब ये था कि सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करना है। अभी हालांकि सस्टेनेबिलिटी तो काफी डाउन है अभी ट्रम्प के आने के बाद। हाँ हाँ हाँ, लेकिन तो मैंने क्या किया, मेरी चूंकि एसएपी में एक्सपर्टीज रही है और एसएपी प्लस ग्रीन टेक्नोलॉजी, तो दैट एसएपी प्लस ग्रीन करके बना दिया, सैप्रिन हो गया। अच्छा अच्छा हाँ, तो ये है। आप आप लिंक्डइन पे नहीं हो ना, आपने बताया। क्या चीज? लिंक्डइन पे आप ज्यादा एक्टिव नहीं है आप। ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन लिंक्डइन में अकाउंट है। हाँ, तो मैं भी हाँ ऐड कर लूँ। लिंक्डइन में अकाउंट है, मैं पंकज झा से उनसे मेरा वो है, कनेक्शन है, मैं आपको देखता हूँ इसमें, और उसके बाद मैं उसमें हाँ नहीं हाँ होता तो वो हाँ, मेरा कनेक्ट। नाम उसमें होगा मिथिला मिथिला डिजिटल वर्ल्ड फैमिली के नाम से, मतलब लिंक्डइन पे अकाउंट बनाए हुए हैं। हाँ मेरे को वो हाँ, तो हाँ। ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ आपका कुछ हाँ, मैसेज वगैरह जो है हाँ। था। तो जी, मेरे जी। साथ तो ऐसा हुआ कि मैं आया खुद ही स्टूडेंट वीजा पे आया मैं, और मेरे बच्चे भी उस अच्छा। तरह में ऐसे ही आए। तो मैं तो खुद ही सेटल होने की कोशिश कर रहा था, तो अभी भी मैं उस पे ही हूँ, H1 पे ही हूँ। तो और दोनों बच्चे पढ़ रहे थे, तो मैं तो खुद ही उन्हीं के बीच में लगा हुआ था। तो अभी उनकी पढ़ाई खत्म हुई है, तो अब जो है रिलेटिवली थोड़ा सा हो रहा हूँ, मतलब अभी हुआ तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ नहीं वेंचर, तो अभी आप ग्रीन कार्ड फाइल कर दिया है। ग्रीन कार्ड के लाइन में हूँ। हाँ हाँ। तो यूनिवर्सिटी ने तो नहीं फाइल किया है, मैंने खुद ही किया था ओके। हाँ हाँ। NIW के थ्रू, तो उसमें लाइन पे हूँ मैं। तो इसलिए मैं 2016 से यहाँ काम कर रहा हूँ, अच्छा। हाँ हाँ। और 2018 से लाइन में हूँ मैं। लेकिन वो तो जब तक कोई कानून बनता नहीं है तब तक तो ग्रीन या कार्ड नहीं होने वाला है। नहीं, वो तो है ही, हाँ वो वो सब तो जब ग्रीन, हाँ जब कानून बनेगा कोई चेंज होगा, नहीं तो इसके लिए तो वेटिंग पीरियड 200 साल है, तो 200 साल तक तो असलनामा ही करना पड़ेगा। प्रायोरिटी डेट कब की आपकी? हाँ प्रायोरिटी डेट 2018 2018 की कौन से कैटेगरी में आपका? EB5? EB2 में। EB2 में। ओके। हाँ, नहीं तो टाइम लगेगा उसमें। ये लेकिन चेंजेस होते हैं अभी, जिस तरह से H1 के रिफॉर्म्स चल रहे हैं, तो ये कभी फास्ट भी हो जाता है। मैं खुद ही यहाँ पे 15 साल रहा हूँ H1 पे। हाँ नहीं नहीं, लेकिन एक्चुअली क्या है कि इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता चला गया है।
अगर एक साल में अगर 50,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो 50,000 को मिलने में 10 साल लगेगा। तो वो हर साल वो 10 साल और लंबा लाइन होता जा रहा है। या नहीं, वो तो है ही। हाँ, तो वो इश्यू हो जाता है। तो उसमें आपने राजीव झा लिखा ना? हाँ जी, नमस्ते बना जी। नमस्ते राजीव झा, सर। राजीव झा ह्यूस्टन। एक्चुअली हम लोग का नाम भी इतना कॉमन है, मतलब कि उसमें मैथल ब्राह्मण नाम भी इतने कम हैं और इतने कॉमन है, सभी का नाम। इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, नाम से ही काफी है। नेम इज इनफ। हाँ तो कह रहा हूँ बहुत सारे लोग का एक ही जैसा नाम हो जाता नाम है। होगा, हाँ हाँ हाँ। हाँ तो यूनिक नाम नहीं होता, सर्च करो तो काफी सारे नाम मिलते हैं। हाँ, वो तो है। मेरे को लगता है मेरे को पंकज झा के उसमें जाके फिर देखना पड़ेगा, वो ज्यादा ठीक रहेगा। अच्छा, ओम प्रकाश जी, यस सर, गुड इवनिंग सर। हे गुड इवनिंग। हाँ सर, यस सर, गुड इवनिंग। तो क्या करवा लिया बिहार के इलेक्शन को? बिहार में गर्दा उड़ा दिया ओम प्रकाश जी। भूरा बाल बच गया। हाँ हाँ। नहीं, अभी हाँ? वही है कि अभी इतना अच्छा रिजल्ट आया है, उसके बाद अभी यही है कि अभी तो कोई करना ढंग का चाहिए। लीडर आगे बढ़ने करना। चाहिए और बिहार के लिए कुछ करना चाहिए। सिर्फ हम्म, सिर्फ जंगल राज बोलते बोलते तक 20 साल निकल गए। अभी इस बार जी। करने का टाइम है इनका, तो कुछ तो करके दिखाओ। सिर्फ वोट लेके जीत जाने से ही नहीं होगा। अभी हाँ, अभी मोदी जी को नेक्स्ट 5 इयर्स केवल गुजरात पे ही नहीं, वो एंगल को घुमाना होगा। गुजरात पे जो कृपा नहीं, किए हुए हैं पिछले 11 साल से। वो थोड़ा कृपा सा। तो इस बार बिहार के लिए भी ठीक था, बजट भी अच्छा था, सब कुछ हो रहा है। लेकिन हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है अभी भी। लेकिन वही है कि बहुत सारी लेकिन सर चीजें। वो चीज, लेकिन सर दिक्कत क्या है, शाम को जो भांग खाने की जो आदत है ना, तो वो फिर तो वो उसमें प्रॉब्लम है ना। हाँ हाँ, नहीं वही तो। नहीं तो वही है ना कि आप भांग खाइए, आपको भांग खाने से किसी ने नहीं रोका है। पार्टी कीजिए, लेकिन फिर अपना सीट छोड़ दीजिए किसी और के लिए। 20 साल हो वही गए, तो काफी दिक्कत, लंबा टाइम है। वही तो दिक्कत है। लोग भड़का देते हैं, ये भड़क जाते हैं। और इनके अंदर ये प्रॉब्लम है, मतलब इनके अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम ये है। जब इनको बुरा लगता है ना, तो ये कुछ भी हरकत है ना कर सकते हैं। वही वही है कि तो वही प्रॉब्लम लेकिन है। लेकिन इस बार उनके पास उतना पावर नहीं है ओम प्रकाश जी कि कुछ भी नहीं हरकत कर नहीं, लेंगे। लेकिन वो आदत से बाज नहीं आएंगे ना, आदत से बाज नहीं आएंगे। इनको जब बुरा इसको इनको लग जाएगा ना, तो कुछ भी हरकत है ना कर सकते हैं। नहीं नहीं, वो कर ऑब्वियस है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें वही है कि जो भी इनका वही है कि इनका इनका पार्टी अभी टूटने वाला है। यस, एक्चुअली अभी जदयू में बहुत सारे लोगों को जो टिकट मिला ना, एक्चुअल में वो बीजेपी के लोग हैं। हाँ एग्जैक्टली, यस, हम्म, वही वही है। हम्म, हम्म। तो इनको, लेकिन बीजेपी भी क्या करेगा? इनको हटा के किसको लेके आओगे? ढंग का तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ढूंढ नहीं पाते हैं। नहीं, बिहार में लीडरशिप का क्राइसिस है, मतलब कोई किसको बहुत ज्यादा। उभरने जो है उनको उभरने नहीं तो दिया है, चाहे पॉलिटिक्स में कैसे भी रही है। हम्म, उनको उभरने नहीं दिया है। आज जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं चिपके चिपके हुए हैं। तो वो है, प्रॉब्लम है। मोदी जी बजट में कोई कमी नहीं है, काम का प्रोजेक्ट सभी प्रोजेक्ट पास कर दे रहे हैं। लेकिन ये जो डेडिकेट होके जो काम करवाने वाला है ना, इम्प्लीमेंटेशन, वहां पे प्रॉब्लम हो रही है। वो एक पटना के बाद में दरभंगा एक बहुत बड़ा है ना, मतलब बिजनेस हब है ना, बन सकता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है वहां पे। बट उसको ऐसा उस तरह से काम नहीं हुआ उस पे।
आईटी में काम मैंने किया जा सकता है, और अदर बिजनेस नहीं है, बाढ़ आता है हर साल, ठीक है, बट आईटी में काम मैंने किया जा सकता है। और इसका कि जो है फूड वाले बिजनेस है वो भी बिहार में चल सकता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज टाइप का, वो हो सकता है वहाँ पे। आज जो वहाँ पे जो परंपरागत जो धंधे हैं, बिजनेस जो पुराने टाइप के हैं, उस पर भी फोकस करे तो हो सकता है। बट यही है कि लॉबिंग करके चीजों को कलेक्टिविटी में किया जाए। लेकिन वही बहुत सारे वहाँ पे प्रॉब्लम ये भी है ना कि एटीट्यूड कैसे चेंज करोगे लोगों का, वो बहुत बड़ा इशू है। एक्चुअली सबसे बड़ा इशू तो है पलायन का। ये जो हर साल लाखों लाख स्टूडेंट्स लोग कॉलेज इंजीनियरिंग करने के लिए, डॉक्टरी करने के लिए यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं जो पलायन करना, वो जो मूवमेंट है ना, उस चीज को तो पलायन करने के लिए करना। क्या करेंगे पंकज जी? स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज, ये सब जो चीज है ना, वो सब चैनल होते हैं। जैसे पुणे में देखिए ना, कितने सारे यूनिवर्सिटीज है, कितने सारे कॉलेजेस है। जो हब पूना हब हुआ, इसका मेन तो हमको लगता है कि एजुकेशन को ही सबसे पहले इम्पोर्टेंस दिया गया। जैसे एजुकेशन हुआ तो एजुकेशन से ऑटोमेटिक वो चीज़ कंपनी लोग भी देखने लगे कि हाँ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन बोलते हैं ना, कि जैसे रॉ मटेरियल है तो चलो यहाँ पे कंपनी खोला जा सकता है, विप्रो हो, इन्फोसिस हो, ये वो। अच्छा कॉलेज अच्छा यूनिवर्सिटी चलाने के लिए अच्छा प्रोफेसर चाहिए। और अच्छा प्रोफेसर उनको अगर 15 लाख का पैकेज अगर नहीं है तो वो क्यों टिकेगा? वो अमेरिका चला जाएंगे, वो यूरोप में चले जाएंगे, हार्वर्ड में चले जाएंगे, स्कोप है उनके पास में। उतना पैकेज इनको इंडिया में मिलने वाला है? अनुदान पे जो चलते हैं 6 महीने में सैलरी आती है। अभी भी ये कॉलेज है। नॉर्मल जो स्टेट है, जैसे गुजरात लीजिए, महाराष्ट्र लीजिए, दिल्ली लीजिए, ये सब तो वहाँ पे फीस भी है ना, वहाँ पे फीस है नहीं तो सरकार उनको उतना ही देती है। लेकिन वहीं बिहार के, यूपी के बच्चे लोग फीस वहीं दे करके पुणे में तो आके एडमिशन करा रहे हैं। यहाँ वहाँ तो जाकर जिसका जो फैमिली का बैकग्राउंड है वो उस हिसाब से तो जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक लगाना का मतलब स्टेट का उनका एकेडमिक सेशन ऑन टाइम हो जा रहा है। अभी एमएससी आपका 4 साल में आपको बिहार में आपको 4 साल में एमएससी करवा के देता हूँ। आपको 1 रुपये नहीं देना वहाँ पे, और आपको है ना 10-15 हजार रुपये आपको इस टाइप का भी मिल जाएगा। लेकिन वही एमएससी आपको 4 साल में होगा। डेवलप, अगर बिहार को डेवलप करना है तो एजुकेशन वगैरह पे तो थोड़ा सा धरती पे, मतलब कि ऐसा नहीं कि शिक्षा नीति की बहाली कर दिए और पूरा टीचर का वैकेंसी खत्म हो गया, तो वैसे काम नहीं चलेंगे। जो प्रैक्टिकल है वो तो सामने है, वैसे पढ़ने वाला लड़का कहीं भी पढ़ लेंगे। चीफ मिनिस्टर का हो गया क्लियर, कौन बने चीफ मिनिस्टर? नहीं सरप्राइज है सबके लिए। मोदी जी सरप्राइज तो सोचे हैं। नीतीश कुमार का न्यूज में आ रहा है नाम। मुझे नहीं लगता नीतीश कुमार आएगा, नीतीश कुमार आएंगे। नीतीश कुमार खुद ही ये कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, गांधी मैदान को आम पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है। 17 से 20 तारीख के बीच में ये होंगे, मतलब शपथ ग्रहण होंगे। मेरा जो गट फीलिंग बोलते हैं, नीतीश कुमार खुद ही अनाउंसमेंट करने वाले होंगे कि अभी मुझे बहुत साल हो गया है, अभी किसी और को मौका मैं दे रहा हूँ। इस तरह का मौका देने वाली विज्ञप्ति कुछ न कुछ तो बोलेंगे जरूर। लेकिन ऐसा वो क्यों करेंगे? करवाया जाएगा सर, करवाया जाएगा। एक बार करके भुगत चुके हैं वो। बोले अमित शाह जी ने कईयों को बिठाया है इस बार, पता है सर आपको? कईयों को बिठाया है। और वो पहले है ना निर्दलीय लड़ने वाले थे, फिर बाद में फिर है ना बीजेपी के झंडा उठा लिया। जहाँ पे यहाँ पे बेनीपट्टी से जहाँ से मैथिली ठाकुर खड़ी हुई, तो पप्पू सिंह जी बिल्कुल ही वो हो गए थे। लेकिन फिर अमित शाह उनको बुलाए हैं, बैठे हैं, फिर वही जाके मैथिली ठाकुर की उसमें फिर गए हैं वो। तो कई जगह हुआ है ऐसा। अब नीतीश कुमार क्यों करेंगे, क्या करेंगे? ऐसा एक तरफा वोटिंग जरा ये पचता नहीं है आप लोग, मतलब इतना एक तरफा वोटिंग जैसे हुआ है, ये कैसे हो सकता है? सर आप तो साइंटिस्ट है, अगर ट्रम्प ने किया रहेगा तो फिर इंडिया में भी संभव है। नहीं, ये वोटिंग को क्या हो गया ना कि दो चीज की वजह से हुआ बीजेपी को ऐसा लैंडस्लाइड विक्ट्री। एक तो कि जंगल राज का जो खौफ था वो नैरेटिव काम कर गया, दूसरा विमेंस वोटिंग।
तो अक्रॉस द स्क्रिप्ट तो आपको बनाना पड़ेगा ना रिलीजन। सर स्क्रिप्ट तो आपको बनाना पड़ेगा। जब आपको मेरिट में बातचीत हो गया है कि मेरिट में आप ही आओगे, तो दिन रात आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ पड़ोसी अच्छा, बोलेंगे हाँ बच्चा बहुत पढ़ाई किया है। राइट नहीं। और दूसरा क्या हो गया ना कि लेडीज लोगों ने हर एक कास्ट रिलीजन के अक्रॉस, इवन मुस्लिम लोगों ने भी बहुत वोटिंग किया है दोनों के लिए, एनडीए के लिए, मुस्लिम महिलाएं। क्योंकि काफी लोगों का जो इंटरव्यू ये आया कि उनको ये था कि 4 बजे के बाद भी घर से बाहर निकलना है, उनको फ्रीडम चाहिए। तो भले ही उन लोगों ने बोला नहीं, लेकिन उनको पता था कि यदि आरजेडी आएगा तो क्या होने वाला है, उनको पता था वो चीज। हाँ, तो एक वो भी फैक्टर था, एक वो भी फैक्टर है। और दूसरा ये जो 10,000 वाला जो काम कर गया, लोगों को पैसे मिल रहे हैं, हर एक बेनिफिट मिल रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्यों चेंज करना है? आप गवर्नमेंट चेंज करोगे, आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे, खाना भी नहीं मिलेगा और प्लस सिक्योरिटी भी नहीं है, फिर क्या होगा किसको पता? तो लालू यादव का जो खौफ था, वो जो जिन्न था, वो अभी भी चल रहा है कि यदि इसको हटाओगे नीतीश कुमार को तो तुम्हारा अल्टरनेटिव ये है। और वो दिख गया कि जब आप ओसामा साहबुद्दीन के लड़के को आप लेके आते थे, तो ट्रेलर लोगों को पता चल रहा था, प्लस कुछ जो यूट्यूब के वीडियोज आए, छोटे छोटे लड़के कट्टे का बात कर रहे हैं कि अपना बस उनको रंगदार बनना है, बस एक बार तेजस्वी यादव आ जाए। तो ये सब पूरा चल गया। तो आप वही है कि आपके, और यादवों ने भी बहुत वोट नहीं दिया है, यादवों के भी वोट है उसमें, उसके भी कुछ जो आ रहे हैं, उनका उनका खुद का इंटरव्यू था। जो लोग, हम लोग तो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, हर एक चौक पे हम लोग को रंगदारी टैक्स देना पड़ता था। ऐसा उनका इंटरव्यू जा रहा है कि जो ट्रक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, छोटे गाड़ी, भले ही यादव है, लेकिन उनको क्यों जीता है? क्योंकि उनको पता है कि उसका आगे यही होने वाला है फिर। तो जब 90 से 2000 के बीच में हम लोग कहीं बिहार में जाते थे, बिहार के बाहर जाते थे, बोले कि तुम्हारा सीएम कौन था? लालू प्रसाद। बोलने में थोड़ा सा हिचक तो होता ही था, है ना? एक तो वो फैक्टर था, वो एक वो कौन फैक्टर था। ऐसा ऑप्शन से रखने वाला है ऐसा? बाकी का जो बचा खुचा था, वो राहुल गांधी ने पूरा कर दिया था कि हाँ। बीजेपी, जो लोग सोचते भी थे कि तेजस्वी यादव को वोट करने के लिए, तो ये वहां जाके मजबूर कर देते थे लोगों को कि बीजेपी को ही वोट दो। तो अच्छा, और जनसुराज का क्या हुआ? इन दोनों के बीच में पिस गया। इन दोनों के बीच में पिस गया ना जनसुराज, कि आप थर्ड ऑप्शन क्यों देखोगे? क्योंकि वोटिंग का सीधा था 2 पैटर्न, जंगल राज वर्सेस अभी का जो स्थिति है, तो तीसरे लोगों को कैसे दोगे? जंगल राज वर्सेस राम राज, राम राज। तो जंगल राज वर्सेस सुशासन बाबू। हाँ, तो वही सुशासन कुछ नहीं है, जैसा बताया कि बंद है, कोई विजनरी ऐसा कुछ तो है नहीं। लेकिन हाँ, आप जो ऑलरेडी पहुंच चुके इस स्थिति में, क्या वापस उस जगह पे जाना है? तो एक वो था कि अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो फिर क्यों वापस जाना है? सिर्फ राजीव लालू सर, यादव की फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, तो वैसा क्यों करेंगे लोग? राजीव सर, हाँ, कंपनी के हमारे कंपनी में एक डायलॉग सर्वे होता है मैनेजर के लिए। तो हम लोग है ना 5 से 7 पार्सली डिसएग्री कर देते, पार्सली एग्री या पार्सली डिसएग्री, पूरा मार्क्स उसको नहीं देते थे। तो एक दिन मीटिंग हुआ, जिसमें बोले कि यार तुम लोग मना करते हो तो स्ट्रांगली मना करो, अगर रिस्ट्रिक्ट करो तो स्ट्रांगली करो, ये पार्सली होता क्या है? उसमें हम लोगों को समझ ही नहीं आता कि हमको काम कहाँ करना है ना। तब हम समझे। तो आजकल का पब्लिक का भी साइको हो गया है, ऐसा ही हो गया है, या तो स्ट्रांगली डिसएग्री या फिर स्ट्रांगली एग्री। आगे पब्लिक है ना त्रिशंकु सरकार बनाने के पक्ष में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। क्योंकि क्यों 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 उनको चाहिए? वही बोला ना कि ये सिर्फ वोटिंग या अपना जिंदगी खराब करके कि प्रशांत किशोर को मौका दो, क्यों दे भाई? तो, तो वो भी है ना कि क्या ऐसा चेंज करेगा। और प्रशांत किशोर का कैसा है कि सीधा है कि वो बंदा ने, जो अभिमान होता है बहुत ज्यादा था उसका। उसके आप इंटरव्यूज देखें कि अरे 125 तक भी मुझे मिलेगा तो मैं सोचूंगा मेरी हार हो गई। रियली 0 लेके जाओ फिर। तो इतना अभिमान, वो उसको लगा कि मैं किंग मेकर, इतने मोदी को मैंने बनाया, ममता बनर्जी को मैंने जितवाया, तमिलनाडु में स्टालिन को मैंने जिताया, आंध्र प्रदेश में तो कंसल्टिंग एक चीज होती है, कंसल्टिंग आप करके 1-2% वोट ज्यादा दिलवा सकते हो, लेकिन आपको एक सर्टेन वोट बैंक होना चाहिए। अब 0 में भी ऐड करोगे 2%, तो 2% लेके जाओ। तो वही हुआ। 0 में क्या करोगे जब आपका वोट बैंक ही नहीं है, और ऐसे जगह पे जहां पे हाईली पोलराइज्ड है सोसाइटी, राइट? ब्राह्मण हो नहीं देंगे वोट कोई भी आरजेडी को, राइट? यादव मुस्लिम है तो बीजेपी को नहीं देंगे, क्या कैंडिडेट कोई भी रहे। तो ऐसे में क्या समझाओगे?
अमरनाथ जी, आप आज हमारे यहाँ पे आए हैं उदयकांत जी, नमस्ते। मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी डार्टमाउथ में प्रोफेसर हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, बॉस्टन में है 2015 से। नमस्ते। हेलो, नमस्ते। हाँ, मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में हूँ, डार्टमाउथ। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत खुशी की बात, हम लोग यहाँ पर प्रिंसटन के पास में हैं। हम तो रिटायर्ड हैं अब। तो हाँ, हमारा बेटा काम करता है इस साइड में, तो इसीलिए इधर हूँ। और बस अब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में था, IBM, इंटेल, मेनली दो कंपनी में। तो 30-35 साल उधर गुजरा, तो रिटायर्ड हूँ। तो हाँ, बड़ी मेरी बेटी अभी IBM में काम कर रही है, न्यूयॉर्क में। हाँ, और मेरा वहाँ भाई जो है वो न्यू जर्सी में ही रहता है, वो एडिसन अच्छा, में, आपकी बेटी IBM में कहाँ काम कर रही है? न्यूयॉर्क सिटी में। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या सॉफ्टवेयर में है क्या? हाँ, डेटा साइंटिस्ट, ओह, कंसल्टेंट है वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यप। बेटा भी कंप्यूटर साइंस में पढ़ा है अभी, लेकिन उसको अभी तक कोई ब्रेक थ्रू मिला नहीं। पिछले साल कंप्लीट किया था दिसंबर में। तो अभी क्या कर रहा है फिर? अभी ये यहाँ पे एक इंडियन की ये वो है, कंपनी है, हाँ, तो उसमें सिर्फ लीगल स्टेटस मेंटेन कर रहा है तो उसको और काम कर। वो तो अंडर ग्रेजुएट किया होगा ना? अंडर नहीं, ग्रेजुएट। मास्टर किया हुआ है, मास्टर अंडर ग्रेजुएट किया था उसने, काम वाम भी किया हुआ है हाँ हाँ थोड़ा सा, मतलब कि अंडर ग्रेड में भी काम किया था, एक साल कौंसिल रॉक में काम किया था, उसके बाद अंडर ग्रेड और मास्टर के बीच में भी उसने अमेरिकन एक्सप्रेस में काम किया था। हाँ। लेकिन थोड़ा सा एरर ऑफ जजमेंट कर लीजिए, वो 2022 में ले ऑफ शुरू हो हाँ, गया था, तो हमने अरे वो सोचा कि तो मास्टर कर। मतलब हाँ, तो PhD। सोचा मास्टर कर लेगा तो ठीक रहेगा। तो हाँ उस समय सोचा था नहीं था कि इतना लंबा खींच जाएगा, हाँ, और सिचुएशन बिगड़ती चली गई। और राइट। तो उस समय अमेरिकन एक्सप्रेस में काम कर रहा था कुछ समय के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी भी काम कर रहा है यहाँ पे। हम्म अ, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टाइप है, उसमें कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ही काम कर रहा है, लेकिन वो टेम्प्रोरी काम है। हम्म। और PhD करने का इंटरेस्ट नहीं है उसको? PhD करने का इंटरेस्ट तो है, लेकिन मतलब कि सोच रहा है थोड़ा सा वो भी हो जाए, वो ऑप्शन भी खुला हुआ है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन आई क्लोज्ड है। थिंक मेरे ख्याल में दूर से देखने से तो मुझे लगता है कि दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो रही है, तो उसमें जो है अभी एकेडमिक में जाके असली काम तो थोड़ा सा वहीं पर पहले होगा, कि ऐसा है कि कैसे। ऐसा है, वो थोड़ा सा झटका इसलिए लगा है क्योंकि उस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुन रहा था। उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही थीसिस लिखा है अपना, फ्रॉड डिटेक्शन बाय न्यूरल नेटवर्क। अब उसमें आके फुल स्टॉप हो गया। अब PhD के लिए जो पढ़ाई करने के तुम सोचो, अब पढ़ो, पता लगा जब तक पढ़ाई खत्म किया वो खत्म हो गया। तो पहले जो इंसेंटिव था वो इस झटके से वो लग गया कि तुम पढ़ोगे क्या, जो पढ़ोगे वो कहीं उस समय तक आउटडेटेड ना हो जाए, जिस रफ्तार से ये चेंज हो रही है। तो इसलिए वो जो है बैकअप माइंड है एज ए स्टैंड बाई ऑप्शन। लेकिन प्राइमरी सोच रहे हैं कि कोई जॉब मिल जाए तो ठीक है, उसको ऑप्शन उस समय एक्सप्लोर करेंगे जब नेक्स्ट टाइम क्राइसिस आएगा। अच्छा अच्छा, तो हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। आजकल थोड़ा सा जॉब का मार्केट कुछ डाउन चल रहा है, लेकिन नहीं, मैं रिज्यूमे मेरे मिल गया उदयकांत जी। अच्छा। हाँ, मैं अटेंड से एक कॉल भी सेटअप करके बात भी कर लूंगा। हाँ। अच्छा, मैं ये एजुकेशन के बारे में बता रहा था, जो पंकज जी का जो कहना है। मैं एजुकेशन फील्ड में था, यहाँ पे हूँ, और इससे पहले मैं NDA में था। मैं NDA को मैं ही छोड़ के आया था, जब मैं NDA में था तब मैं आया था, वो भी एजुकेशन से रिलेटेड है। एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन है लोगों को एजुकेशन के बारे में। इंडिया में क्या है, हर आदमी को हर चीज़ फ्री में चाहिए, फ्री में कहीं कुछ नहीं मिलता है। तो एजुकेशन का कंडीशन खराब होने का एक मेन रीज़न है फ्री का। दूसरा मेरे को मेन रीज़न लगता है अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लोगों को सिर्फ तनख्वाह ही तनख्वाह चाहिए। मैं NDA में था और वहाँ पे जितने प्रोफेसर्स हैं सारे सिविलियन होते हैं,
एटलीस्ट 80-90% जो फौजी होते हैं वो स्टॉप गैप मेजर में ही आते हैं जब सिविलियन की हायरिंग नहीं होती है। किसी को पेपर नहीं लिखना, किसी को नहीं करना। हमारी बहस इसी बात पे होती थी कि इनका पे कमीशन बाकियों के बाद आता था और इनका उस समय ग्रेड पे ज्यादा था, लेकिन इनको हमारे नीचे रखा जाता था कि भाई तुम्हारा ग्रेड पे तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि उस हिसाब से तो पेपर नहीं लिखना है, कोई रिसर्च नहीं करना है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए, लेकिन हमें इंटरफेयर नहीं करो। हमारा सरकारी यूनिवर्सिटी है, पूरा पैसा जो है मतलब कि हमें सरकार से 25% ज्यादा फंडिंग नहीं मिलती है, 25% घटता ही जाता है। उसके बावजूद भी कोई भी नया प्रोग्राम बनाना हो, इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर है कि आप प्रोग्राम पहले फैकल्टी कमेटी में डालो, फिर कॉलेज कमेटी, फिर यूनिवर्सिटी, फिर गवर्नमेंट के पास जाता है और उसके बाद सालों साल बैठे रहते हैं। तो ये फ्रीडम नहीं है। लेकिन इंडिया में लोगों का ये है, इनफैक्ट कपिल सिब्बल मेरे को कोई पसंद नहीं है, लेकिन वो जो एजुकेशन मिनिस्टर था तब वो आईआईटी के बारे में कह रहा था, कोई पेपर नहीं पब्लिश करना, कुछ नहीं करना, इंटरफेयर नहीं करो, हमें जो मर्जी हम पढ़ाएंगे। आईआईटी है लेकिन हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे, हम ये हैं, वो सारा ब्रांड वैल्यू जो होता है ना, जो यूएसपी होता है, उसको डाइल्यूट कर देंगे। तो वो दोनों चीज पॉसिबल नहीं है। मतलब मैं इंडिया का एजुकेशन सिस्टम भी उस समय भी मेरी यही बहस होती थी वहां पे कि लोगों को पढ़ाओ, पढ़ाना नहीं है, डिग्री देना है। तो डिग्री से कैसे चलेगा काम? एक्चुअली क्या चक्कर है ना, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है कि इंडिया में हम लोगों का जो है वो नेहरू के टाइम से सोशलिज्म पर इतना हो गया फोकस कि कैपिटलिज्म को हम लोग ऑलमोस्ट भूल जैसे गए। हाँ, और सोसाइटी जो है बिना कैपिटलिज्म सिस्टम के फेल हो जाता है। तो अब इसको माइंडसेट को लाने की जरूरत है। हाँ, कि भाई देखिए, जब तक आप कैपिटलिज्म पर नहीं चलेंगे, सोशलिज्म पर चलेंगे, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई हमारे एक मामा जी तो सुनाते थे, डू अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी एंड टेक अकॉर्डिंग टू योर नेसेसिटी। तो मैंने कहा तो बड़ा बढ़िया है कि मेरी कैपेसिटी है, मेरा हाथ तो एक पैर चलता नहीं है, ठीक है, लेकिन चाहिए तो मुझे गाड़ी भी चाहिए, घर भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए घर में, नेसेसिटी तो पूरा कर दीजिए, लेकिन पैसा कौन देगा? अल्टीमेटली क्वेश्चन कम्स, हु इज गोइंग टू पे फॉर इट? तो इसका वहां पर कंसेप्ट जो है शुरू से ही गायब है कि हु इज गोइंग टू पे फॉर इट। इसकी बात नहीं करो, हमको सबको चाहिए। तो सोशलिज्म का नारा है, इसको तोड़ने की जरूरत है इंडिया में। इस माइंडसेट को जो है वो तोड़ने की जरूरत नहीं हो पा रहा है। अभी तक लोग जो है सरकारी नौकरी, सरकारी सब कुछ, सरकारी फ्री। सरकारी के अलावा भी पढ़ाई लोग को फ्री में चाहिए। मैं बहुत साल पहले, मतलब 5-7 साल पहले मैं बहस कर रहा था, अभी मेरे को फीस पता नहीं है, आईआईटी का फीस बढ़ाया गया था उस समय, मतलब कि आज से 10 साल पहले का बता रहा हूँ। उस समय उनका पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर था 6 लाख रुपए, उन्होंने फीस बढ़ाया के कर दिया 1 लाख रुपए। अब rather than saying कि सब्सिडी हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 95% टू 85%, लोग कह रहे थे फीस हैज बीन इंक्रीज बाय 400%। अरे यार, अगर 6 लाख रुपए खर्चा होता है तो कौन भरेगा उस 6 लाख के लिए? और जो जिसको इकोनॉमिकली नीड है उसको दो, जिसको नहीं नीड है उसको क्यों दो? मतलब वो सारे बंदे आईआईटी से पढ़ के इंडिया को क्या भला दे रहे हैं? कितने आईआईटी से कितने रिसर्चर हो गए, कितने सोसाइटी में चेंज आ गए, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट हो गया, कौन ऐसा पीएचडी का थीसिस लिख दिया जिसको इंप्लीमेंट कर सके हैं? तो कुछ है नहीं, डायरेक्ट कोरिलेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन सरकार का खर्चा होता जाता है। सर हमारे ग्रुप के अंदर अभी वासु सर है जो पॉलिटेक्निक में लेक्चरर है आईटी के, और साथ के अंदर वो स्टूडेंट वेलफेयर का भी देखते हैं। वासु सर प्लीज सर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सर। हाँ जी सर, मैं वासुदेव हूँ, कंप्यूटर लेक्चरर पॉलिटेक्निक कॉलेज बाड़मेर से। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी सर, बस मैं अभी जुड़ा था सेशन में, मैं इनका एक बार बात करते हैं। आया कीजिए, यहाँ पर हम लोग हर तरह की बात करते हैं और सभी बिल्कुल प्रोफेशनल हैं हम, तो वेरी नाइस। हाँ जी सर। तो वासु सर एक बार बात हुआ था कि स्टूडेंट का कुछ सेशन के लिए, तो उसके लिए कोई ऑर्गेनाइज फिर नहीं हुआ। अमर सर, राजीव सर दोनों थे। हाँ जी सर, उस समय मैंने आपको मैसेज किया था, हम चाह भी रहे थे, लेकिन बीच में अभी टेस्ट वगैरह आ गए और एडमिशन एक्चुअली क्या चल रहे थे ना, तो वापस क्या है कोऑर्डिनेट हो नहीं पाया। इस वीक में सर वापस आपको बताता हूँ, हम करवा सकते हैं सेशन सर। जी सर, अभी सर स्टूडेंट के लिए जापान में भी जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी है,
तो उसके लिए हाँ। कैसे जा सकते हैं। अभी क्या रहता है, अमेरिका जाना है, जॉब करना है, लेकिन जाना कैसे है वो बहुत बड़ा डाउटफुल रहता है। बिल्कुल तो बिल्कुल सर। हाँ, तो सर लोग है वहाँ पे, सर लोग है गाइड है ना, कर सकते हैं, बता सकते हैं कैसे अपने करियर को बूम अप है ना कर सकते हैं। जरूर जरूर सर। आपके आपके जो स्टूडेंट हैं उनको इनकरेज कीजिए कि इस मीटिंग में आया करें यहाँ पर संडे को। जरूर तो जरूर क्या सर। होगा कि वो धीरे-धीरे यहाँ पर हम लोग हर तरह के सवाल जवाब का ये करते हैं, तो इसलिए उन लोग डायरेक्टली जिसको जो करना है उस हिसाब से वो सवाल पूछेगा बच्चा लोग, और फिर हम लोग मिलके उसका जवाब उसको जो सही लगेगा वो देंगे कि भाई क्या आप कर सकते हैं। तो क्योंकि जरूर हर की जरूर रिक्वायरमेंट अलग-अलग होती है हर एक बच्चे अलग की। अलग होती है। राइट। कोई कुछ बनना चाहता है तो कोई कुछ, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, और यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं होता है। यहाँ पर अगर वो मीटिंग में बच्चे आएँगे तो कुछ सीखेंगे ही, ये तो सीखेंगे गारंटी है। बिल्कुल। क्योंकि हम लोगों का इतना यहाँ पर जो सभी लोग हैं डिफरेंट फील्ड से डिफरेंट एक्सपीरियंस लेकर के आए हुए हैं। हाँ तो जी। इट इज़ अ गुड एसोसिएशन फॉर इंजीनियर्स, यहाँ पर सभी लोग उसी फील्ड के हैं ही मोस्टली। तो इसलिए आप इनकरेज कीजिए बच्चों को कि देयर इज़ अ फोरम, यू गाइस शुड गो देयर एंड कनेक्ट, देखो क्या होता है और फिर वहाँ पर से गाइडेंस लो। तो ये बिल्कुल आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। मन में कई सर अलग अलग तरह के डाउट आते हैं, जैसे आपने राइट, बताया। तो जैसे अभी बाड़मेर राजस्थान की बात करें तो बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो इतना सोच पाते हैं कि फॉरेन जाके भी जॉब की जा सकती है, या फिर चलो जाने के बारे में विचार करना भी अपने आप में बड़ी बात है कि हम आज से 10 साल बाद राइट। किस पोस्ट पे आएंगे। तो जितना एक्सपीरियंस लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तभी इस चीज़ के बारे में रियलाइजेशन होता है कि हम भी एक बार वहां तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। अपने यहाँ वही प्रॉब्लम है हाँ। कि जो है मेंटरिंग का सिस्टम नहीं है। तभी तो हम लोगों ने बिल्कुल। ये स्टार्ट किया था 3-4 साल पहले कि मेंटरिंग की बहुत ज़रूरत होती है, नहीं तो आदमी को पता ही नहीं चलता है चौराहे पर हम खड़े हैं, अब जाएँ तो किधर जाएँ? किधर जाए और और अगर ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। बिल्कुल। राइट, और अगर आप मेंटरिंग सेशंस में आएँगे तो जो लोग उस दौर से गुज़र चुके हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग उस दौर से गुज़र चुके हैं, तो अब मुझे पता चलता है कि हमने अपने मिस्टेक से क्या-क्या हमने गलतियाँ की थी, तो बच्चों को हम लोग गाइड कर सकते हैं थोड़ा बहुत। और हर जरूर। तरह के एक्सपीरियंस लोग हैं यहाँ पर, इसलिए उन लोगों को भेजिए, जितने अच्छे स्टूडेंट आएँगे, जो भी जिस स्टेज में भी है, तो उनको कुछ न कुछ लाभ तो होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल सर। कल के क्लास में हम लोग, कल या पिछले सैटरडे के क्लास में हमने बच्चों से कहा था कि तुम लोग वो एक यूट्यूब पर है फिजिक्स में नोबेल प्राइज विनर का लिस्ट, तो वो उन बच्चों को हम लोग दिखा रहे थे। तो उसमें हमने देखा कि मतलब देखिए जीविस लोग कितने छोटे कंट्री से आते हैं, लेकिन फिर भी नोबेल प्राइज में उनका कंट्रीब्यूशन देखिए कहाँ से कहाँ है। तो ऐसे होता है, अब हम लोग ठीक है, एक इंडिया है, एक कंट्री है, उसके अलावा बाकी दूसरे जगह हम लोगों का कोई कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो है साइंस एजुकेशन, मतलब एजुकेशन में तो हमारे यहाँ इंडिया में पहले ठीक-ठाक था, लेकिन साइंस एजुकेशन में हमारे फ़ोरफ़ादर लोग पता नहीं उनको इंटरेस्ट नहीं था। सब लोग फिलॉसफी पर ही काम करते थे। तो अब ये है कि उसको माइंडसेट को चेंज करना है, पूरे देश में लोग साइंटिफिक ब्रेन के हों, बिज़नेस ओरिएंटेड हों, कैपिटलिस्ट ओरिएंटेड हों, तो अब ये चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये अगर हो जाए तो फिर हमारा देश जो है फिर बहुत तरक्की करेगा। लेकिन ये सर सोशलिस्ट क्या रहता है सर, दो तीन चीजें है ना बचपन से जो डाली जाती है ना, कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और सरकारी जॉब वाले ही सक्सेसफुल होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं उनको सरकारी जॉब मिलता है ना, तो ये सब जो चीजें है ना, ये बचपन से डाला जाता है। उनको रिस्पेक्ट देखते हैं पब्लिक में हम जाके कि माला है ना, माला है ना पहनाया कि तुमने जा रहा है, तो कौन है, तो बीडीओ साहब है, कौन है तो सीओ साहब है, तो वो माइंडसेट रहता है चीजें। तो इस कारण चीजें है ना अलग डाइवर्ट हो जाती है। कल उतने होता है कि रेलवे की तैयारी कर ली है, कहीं पे स्टेशन मास्टर है ना बन जाना है। अभी हमारे दोस्त लोग हैं 12 घंटे की जॉब है उनको, आज जहाँ से वो आते हैं मतलब पूरा 24 घंटा उनका ट्रेन में निकल जा रहा है या अभी ड्यूटी पे निकल जा रहा है। सोशल सोशल क्या, बिल्कुल घर वालों को टाइम नहीं दे पाते। बच्चे को कुछ अगर है ना मीटिंग कुछ होता है तो नहीं जा पाते हैं।
तो है चीजें है सामने। हिंदी हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन उसके लिए कम्युनिकेशन के लिए वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा है, क्या चेंजेस चल रहा है। अभी एआई आया हुआ है, तो पुणे जो मेट्रो सिटी है वहां तक ही सर ये सब चीजें है। बाकी जो स्मॉल सिटी है वहां पे बोला कि एआई कोई चीज तो आ रहा है जिससे हमारी जॉब है ना चली जाएगी। इतना ही है माइंड के अंदर। उनका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं कर रहा है कि ये कोई भूत नहीं है, अच्छी चीजें हैं जहाँ पे आपके काम है, काम काज करने के तरीके और ज्यादा इजी हो जाएगा, आप स्मार्टर हो जाओगे। तो इस तरह की ये बताने के लिए कोई भी नहीं है। वो बताने वाला टीचर ही बोल रहा है कि भाई जल्दी से कुछ पढ़ लिख लो, नहीं तो एआई आएगा तो तुम्हारी जॉब है ना चली जाएगी। जो स्मॉल सिटीज में जो लोग है ना पढ़ाने वाले टीचर, वो भी यही उनको ने बोल रहे, उनको भी नहीं पता कि जॉब जाएगा या नहीं जाएगा। मेरे पास आते हैं तो मैं कहता भैया मैं है ना पहले काम करता था लैंडलाइन फोन में, जहाँ पे एसटीडी पीसीओ होता था, और लोग अपना मकान पीट लिया एसटीडी पीसीओ बेच बेच के या फोन करके। जब सिटी मोबाइल आया और मोबाइल आया तो उनकी दुकानें बंद हुई, लेकिन उन्होंने क्या किया, मोबाइल की एसेसरीज की दुकानें ने खोल ली, तो उससे और दुगुना कमाई हुआ उनका, पता है। जिन्होंने मोबाइल दुकान खोल ली उनकी और ज्यादा दुकान हुआ, और जो स्टडी पीसीओ में रहे तो वो फिर दाल रोटी अपने चला रहे थे। तो चेंजेस जब आता है तो बेटर ही आता है और रिच हो जाता है अप्रोच लेवल। अभी मोबाइल जो है लैंडलाइन पहले सिटी तक था, अभी गांव तक हो गया है, गली तक हो गया है। तो अप्रोच हमारा रेंज हो जाएगा। अभी सर है ना एसएपी के बारे में बताते हैं। अब ये एसएपी क्या दुकानों तो घुस रहा है, बड़ी बड़ी कंपनी जो यूनिकॉर्न कंपनी थी वहीं तक था एसएपी। अभी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज वो भी देख रही है कि भैया कोई क्या ट्रेसिबिलिटी है, सारा डाटा मिल रहा है तो हम दूसरा सॉफ्टवेयर क्यों ले, एसएपी लेंगे ना। उसका एक्सपर्ट भी मिल रहा है, उसका रिकवरी भी मिल जाएगा, उसका डाटा भी मिल जाएगा, सब कुछ सपोर्ट मिलेगा, तो एसएपी लेंगे। अभी आने वाले टाइम में एसएपी का जब स्कोप बढ़ेगा तो दुकान वाले भी एसएपी का पोर्टल लेंगे। तो उसका अप्रोच बढ़ रहा है चीजें। तो ये कंसेप्ट कोई क्लियर करके नहीं बताता है, बस ये बताता है एआई आएगा तभी जॉब है ना चली जाएगी। जैसे बहुत पुराने जब यूरोपियन कंट्री जब चल रहा था, जब प्रिंटर का आविष्कार हुआ तो उस टाइम भी लिखने जो मैनुअल लिखते थे उनको भी यही है ना डराया गया था, कोई तो प्रिंटर है ना चाइना से आ रहा है और तुम लोगों की जॉब है ना चली जाएगी। तो जहां जहां प्रिंटर निकल रहा था रोड पे पढ़ते थे हम लोग यूरोपियन सिविलाइजेशन में, वो पत्थर मारते थे वहां पे कि इसके कारण हमारी जॉब है ना चली जाएगी। जबकि प्रिंटर आने से कितना रेवोल्यूशन हुआ, कितनी बुकें छपना स्टार्ट हुआ। जो राइटर की बुकें लोगों को पढ़ने की नहीं मिलती थी तो इजी वे में पढ़ने को मिली, लोगों का एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ, लोगों के अंदर फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया। वही सब कारण थे, लोगों ने पढ़े सुने, अखबार आना स्टार्ट हुआ। तो ये चेंजेस बेटर होता है, बेटर सोचेंगे तो बेटर होगा। जी सर ज्यादा हो गया सर। नहीं नहीं सही, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। एक्चुअली एआई के बारे में किसी को नहीं पता। यूएस में भी सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा जॉब खाएगा और कौन सा जॉब क्रिएट करेगा। अभी लोग उम्मीद में है कि हाँ कुछ होगा, तो अभी तक कोई ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है। तो इंडिया में और छोटे शहरों में नहीं पता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ नहीं पता लोगों को। और इंडिया में एआई करने के लिए सबसे पहले तो बिजली, यहाँ पर बिजली की प्रॉब्लम हो रही है। लोग डाटा सेंटर्स में इतने डाटा को करने के लिए तो वो सब चीज पहले बनाना पड़ेगा। उसमें तो इंडिया में अभी 10 साल लगेंगे। तो इसलिए इंडिया में नहीं, ये ग्लोबल प्रॉब्लम होगा और बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, इंक्लूडिंग यूएसए। यहाँ पे एआई डेटा सेंटर सब जगह पे स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका जो आउटकम होगा वो इट्स नॉट लाइक ह्यूज। और ये मोस्ट प्रोबेबली ये काइंड ऑफ .com में जैसा हुआ था बबल, वो होगा। खास करके मतलब जो भी अभी आज के टाइम पे जो खासकर यदि आप स्टॉक मार्केट देख रहे हो एआई की वजह से जो बढ़ रहा है, इट्स ऑल स्कैम। तो फायदा होगा लेकिन ऐसा नहीं कि जैसा अभी बताया जा रहा है कि पूरा बहुत ज्यादा एकदम रिवॉल्यूशनरी चेंज होगा, उतना नहीं होगा। फायदा तो डेफिनेटली होगा और आज के टाइम पे दिख रहा है। ये सोशल मीडिया टाइप का कैप्चर में के मूड में है। जैसे सोशल मीडिया में उन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया वर्ल्ड को, उसके बाद जो भी रेवेन्यू होता था इन्हीं को मिलता था। तो उसी तरह के रेस में है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना ले, बाद में सोचेंगे इसका क्या करना है। करेक्ट। क्योंकि ये डेटा सेंटर तो चाहिए ही चाहिए, कुछ भी करो। अगर एआई फ्लॉप भी हो गया, कुछ भी करेंगे, डेटा सेंटर तो चाहिए। तो वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं और मार्केट कैप्चर करना, क्योंकि जो फर्स्ट मूवर होगा उसको रहेगा। अब इंडिया में भी बहुत सारे लोग ट्विटर का रिप्लेसमेंट लेके आए, कू
और क्या नाम था, ऊटर वगैरह सब कुछ, वो नहीं चला क्योंकि फर्स्ट मूवर वाला को हमेशा फायदा रहता है। बिल्कुल तो इनका वही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी रखो, अब होप अगेंस्ट होप कि हाँ कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, और नहीं होगा तो हम नेक्स्ट में चले जाएंगे, कुछ भी करें इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए। तो वो अभी इन्वेस्टमेंट उसी में हो रहा है जो मल्टीपर्पज चीजें हैं। रोड बना दो, बिजली दे दो, तो वो तो सब में चाहिए, तुम्हें ट्रक चलाना है, बस चलाना है, कार चलाना है, सभी चलेगी, रोड है ना। तो वही चीज हो गया डेटा सेंटर का भी। राइट। नहीं, अभी वही है ना कि जहाँ पे जो एनर्जी कंजम्पशन है, इट्स ह्यूज, राइट। आप एआई फ्री का दे रहे हो, चैट जीपीटी ये सब दे रहे हो, लेकिन एनर्जी जो आप कंज्यूम कर रहे हो उसके लिए तो आपको पैसा देने पड़ रही है ना। तो जो रिवेन्यू मॉडल है सोशल मीडिया में, क्या हो गया कि सोशल मीडिया में आपका यूज, मतलब टेक्नोलॉजी जहाँ पे आप डेटा स्टोर कर रहे हो, फिर भी अभी तक फ्री रखा हुआ है सोशल मीडिया भी, आपका ट्विटर है या जो भी है, फेसबुक, लेकिन जब तक फ्री है तब तक सब ठीक है। हाँ जिस दिन से आपको पैसे इसके देने पड़ेंगे, इसके सब्सक्राइबर 90% गायब हो जाएंगे। यदि फेसबुक पे लोगों को पैसा देना शुरू करना पड़े आज के टाइम पे, ज्यादा नहीं, मिनिमम 1000 रुपये भी लगा दे, तो अकाउंट्स ऐसे चलेंगे नहीं। सोशल मीडिया का जो कॉन्सेप्ट जब तक फ्री का चल रहा है, एआई में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एआई में आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉस्ट है उसको आप रिकवर कैसे करेंगे। खास करके जो एनर्जी कंजम्पशन है, और उसके ऊपर से हो गया एनवायरनमेंट के ऊपर, लोग अभी सोच नहीं रहे हैं। ट्रम्प के आने के बाद खास करके लोग बात नहीं कर रहे एनवायरनमेंट के ऊपर। कहाँ से लेके आओगे एनर्जी जो कंजम्पशन है? आप क्या वापस फॉसिल फ्यूल से, जैसा ज्यादातर जो भी है यहाँ पे फॉसिल फ्यूल से है, न्यूक्लियर एनर्जी है, क्या करोगे उसका? तो वो एक तो फैक्टर होगा। और जो बाकी जो कंट्री जैसा इंडिया, वहां पे बेसिक एनर्जी कंजम्पशन ही पूरी तरह से नहीं है, तो एआई जो आपका जाएगा और ज्यादा खा लेगा एनर्जी को, कहाँ से लेके आएंगे? नहीं, इंडिया में एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन काफी बढ़ रहा है, इसलिए तो गूगल ने डेटा सेंटर जाके वहां खोल रहा है, विशाखापट्टनम में टीसीएस खोल रहा है। तो इंडिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, इस स्केल पे नहीं बन रहे होंगे, लेकिन इंडिया में भी डेटा सेंटर वगैरह बन रहे हैं। और डेटा सेंटर जनरली आप देखो तो समुद्र के आसपास ही बनाते हैं, जहाँ के कूलिंग के लिए भी चाहिए उनको। तो वहाँ पे भी, इंडिया में भी इसी टाइप के बन रहे हैं डेटा सेंटर। और इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन काफी तेजी से एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। तो वो एक्सपोनेंशियली प्रॉब्लम ग्रो है। कर रहा है, तो उसमें क्या है, खास करके रिन्यूएबल एनर्जी, तो अभी भले ना अभी उसके लिए कैटर ना कर रहा हो, लेकिन वो एट सम स्टेज जो दोनों ग्राफ, अगर डेटा सेंटर का भी कैचअप करेगा और इलेक्ट्रिसिटी का भी कैचअप करेगा, तो सम स्टेज पे कैचअप करेगा। नहीं, दैट्स दैट वही है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आप जाते हो, रिन्यूएबल एनर्जी से कर सकते हो, दैट इज द ओनली ऑप्शन। हाँ कि एक साइड क्या है ना कि अब अभी जैसा यहाँ पे है कि आप सस्टेनेबिलिटी के लिए कार्बन कम, अपना जो कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए आप टेस्ला लेते हो, एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेते हो, और जब उसको चार्ज करने के लिए जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो फॉसिल फ्यूल से है, हाँ तो रियली आप कार्बन फुटप्रिंट क्या कम कर रहे हैं आप? कि आप जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम कर रहे हैं वो यदि रिन्यूएबल एनर्जी से आए तो समझ में आता है, राइट। लेकिन हाँ, जो रिन्यूएबल एनर्जी में अभी भी बहुत ज्यादा वो नहीं है ऐसा कि जो एनर्जी चाहिए आपको, आप सिर्फ सोलर पावर लगा के आप एआई को कंट्रोल नहीं कर सकते। एआई को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। जो एक ही ऑप्शन अभी तक तो लग रहा है कि न्यूक्लियर पावर, वो एक थोड़ा सा हो सकता है, पता नहीं। लेकिन हाँ, एक ये है कि जहां पे बेसिक नीड्स पूरे नहीं हो रहे हैं, वहां पे भी आप एनर्जी जो आप डेवलपमेंट के लिए लगा सकते थे सिर्फ वो एआई के लिए लगाएंगे, तो वो प्रॉब्लम है। थोड़ा सा एक सोशल एस्पेक्ट्स इसका है। और दूसरा, इससे कितने ज्यादा स्कैम्स और क्या क्या नहीं बढ़ सकते हैं, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। अभी जो डीप फेक का जो जिस तरह से वीडियोज बनते हैं, फेक करेंसीज, मतलब क्या नहीं हो सकता है इससे राइट। तो ये आउट ऑफ कंट्रोल भी जा सकता है। साइबर सिक्योरिटी है, अभी सोशल मीडिया की वजह से आपके पास सारे डेटा आ गए, एआई अपना दिमाग लगाएगा, फेक स्कैम चालू, राइट। जैसा था ना जामताड़ा, क्या था, जामताड़ा था या कौन सा था, हाँ, नेटफ्लिक्स पे जो तो वही सीरीज। तो जाम तारे था, जाम तारे था। हाँ, तो उस तरह के केसेस कितने बढ़ सकते हैं, साइबर क्राइम कितना ज्यादा बढ़ सकता है इस एआई की वजह से। और होगा, कंट्रोल करने के लिए भी होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है। लेकिन देखते हैं, कुछ भी हो सकता है आगे का, किसने देखा है फ्यूचर। लेकिन हाँ, ये एआई, तो एआई एंड क्रिप्टो करेंसी, ये दो चीज
नेक्स्ट अभी जो डिबेकल होगा फाइनेंशियल का, वो ये दोनों चीज करने वाले हैं। हाँ, ये आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि एआई से काफी फ्रॉड होगा, सब कुछ होगा। प्रॉब्लम ये है कि अगर इंडिया नहीं करेगी तो ये दूसरों के एआई के प्लेटफॉर्म पे फ्रॉड होगा, जैसे आज के डेट में हो रहा है। दूसरा भी क्या होगा कि आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट देख रहे हो, फाइनेंशियल मार्केट ही आप देखें, तो ये दो चीज जो हुआ एआई, क्योंकि ये पूरा स्कैम चल रहा है आज के टाइम पे। एनवीडिया इन्वेस्ट कर रहा है किसी छोटी कंपनी में, अमेजॉन भी कर रहा है वहां पे, और दोनों मिलके अमेजॉन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सर्कुलर ऐसा लूप बना दिया है स्कैम का। हाँ, वो तो काफी आजकल आ भी रहा है मीडिया में, ये सर्कुलर जो इन्वेस्टमेंट है वो। हाँ, वो लोग कह भी रहे कि एक डूबेगा तो सभी डूबेंगे, क्योंकि सारे कनेक्टेड हो गए, से चीज हो गया है। तो ये सर्कुलर जो है वो नया नहीं है। कहता है कि यूएस में इतना फॉक्स और सीएनएन लड़ता है, सबका मालिक एक ही है, 5 ही कंपनी है, और 5 कंपनी में सबको कंट्रोल करता है, और 5 कंपनी है जिनमें लोगों का क्रॉस होल्डिंग है। तो कोई भी एक आदमी ऐसा है ही नहीं, मतलब कि एक ही को कंट्रोल कर रहा है। तो भले न्यूज वाले अलग अलग कर रहे हो, लेकिन दोनों का मालिक एक ही है। हाँ, तो वो तो बहुत पहले से यहाँ के सिस्टम में चल रहा है। यहाँ का सिस्टम बहुत पहले हाईजैक हो चुका है। उसके ऊपर से ऑन टॉप ऑफ दैट क्रिप्टो करेंसी, रियली क्रिप्टो भी ऐसे ही है। हाँ, मैं आपके बात से सहमत हूँ। दोनों चीजें मतलब कि टाइम बॉम्ब जैसे है, टिक किए जा रहा है, मालूम नहीं। टिकिंग कर रहा है, वो बढ़ते जा रहा है। जिस दिन फूटेगा तो फिर जो 2008-9 में हुआ था वही होने वाला है। हाँ, वही है कि इसकी यूएस की गलती के कारण दूसरा भुगतता है। 2008 में प्रॉब्लम पूरा यूएस का था, लेकिन यूरोप उससे उठ ही नहीं पाया है। यूरोप 2008 में ही रह गया है। तो ये है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा था, एक उसी टाइम पे जो फाइनेंशियल ये था रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, कि यहाँ का फाइनेंशियल मार्केट या जो रिस्क मैनेजर्स जो है उनका कैसे चलता है कि आपको एक व्हीकल दे दिया, एक ऑटो आपका कार दे दिया, ब्रेक फेल है उसमें, और आप उसको चलाने के लिए दे दिया, और आपका इंश्योरेंस ले लिया कंपनी ने कि आपको कुछ होगा तो इंश्योरेंस उधर से मिलेगा। तो वही था उस टाइम पर डिबैकल जो था, सीडीएस, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, राइट, कि हम उधर से इंश्योरेंस भी ले रहे हैं, पता है कि फॉल्टी है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था गोल्डमैन सैक्स के सीईओ से कि ये दिस इज योर सिचुएशन, तो ये लोग बताया कि यस, दैट्स व्हाट वी टेल देम, लाइक रिस्क मैनेजमेंट, दैट्स वी कॉल दैट रिस्क मैनेजमेंट, रियली। पता होने के बाद भी तो यहाँ पे भी वही चल रहा है अभी, लेकिन पता नहीं। लेकिन हाँ, एआई से बहुत बेनिफिट है। अभी हम लोग तो कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे, ऐसा चैट जीपीटी आपको स्मार्ट बनाता है यदि आपका फ्रेंडली इसको यूज करो अपने लिए, लाइक रिज्यूमे से बनाने से लेके ईमेल ड्राफ्ट करने से लेके अप्रेजल, कुछ भी आप डे टू डे का जो भी काम है, पावर पॉइंट से या कुछ भी बनाते हो, तो एआई का तो यूज करते ही है डे टू डे लाइफ में। तो इट्स अ रियली ग्रेट टूल अपना स्किल्स इनहेंस करने के लिए। चलो, आज हमारे यहाँ पे 2 प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट्स की कमी है प्रोफेसर्स तो है। नहीं, एआई का एक्चुअली काफी फायदा है। हमारी यूनिवर्सिटी में ही अब एआई का सर्टिफिकेशन शुरू करने वाले हैं हम लोग अगले साल फॉल में। मतलब अभी जो है उसका कार्रवाई शुरू हो गया है, मतलब कि सिलेबस बनना शुरू हो गया है। क्योंकि कोर्स शुरू करना लंबा प्रोसेस है, मैंने कहा ना, स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है, तो लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। तो हम लोग सर्टिफिकेशन सबसे जल्दी हो सकता है उस तो शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर ही रहे हैं। हर कोई पेरेंट्स आते हैं ओपन हाउस में, तो उनको अपने बच्चों को एआई पढ़ाना है। अधिकतर पेरेंट्स तो, खास करके इंडियन पेरेंट्स, तो बिल्कुल एआई चाहिए उनको। तो लोग तो कर ही रहे हैं। एआई चेंज लाएगा ही, एआई आएगा ही। किस लेवल पे आएगा वो डाउटफुल है, लेकिन आएगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। नहीं, बिल्कुल। मेरी बेटी खुद ही अभी वो एआई बिजनेस में कर रही है, एआई एंड बिजनेस मेजर में। हाँ, मैं भी या उदयकांत जी एक नया एक शुरू करने वाला हूँ, एक कार्बन कैप्चर। अच्छा। हाँ, कि आप यदि आप देखें दिल्ली में या इंडिया में किसी भी सिटीज में जो कार्बन का लेवल बहुत हाई है, राइट, तो चूंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। मुझे लग रहा है कि यदि ये फील्ड जो होगा ना, आगे के टाइम के लिए जो स्टूडेंट्स अभी हैं इस फील्ड में अभी कोई जाते हैं,
सबसे सुपर बहुत ज्यादा स्कोप है इसका, क्योंकि आप आज जो डेवलपमेंट के नाम पे हम लोग क्या देखते हैं कि अभी कहीं पे, यहाँ पे तो यूएस में चलो थोड़ा डिफरेंट है केस, लेकिन बाकी की कंट्रीज में खासकर इंडिया में आप देखो तो शुद्ध हवा नहीं है, आप सांस नहीं ले सकते हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सीसीयूएस का, ये क्या करता है ना कि वो डायरेक्ट एयर कैप्चर करता है, या जो फैक्ट्री से ही आपको कार्बन को कैप्चर करता है, और उस कार्बन को कैप्चर करके एक प्रोसेस होता है, मैं वीडियोस भेजूंगा, मैंने तो उस पर भी एडनबर्ग और एमआईटी से किया है इसके ऊपर सर्टिफिकेशन। तो उसमें उसको कार्बन को आप लिक्विड फॉर्मेट में लेते हैं और उसको इंजेक्ट करते हैं, या उसी कार्बन का कुछ सामान बनाते हैं, जैसे टाइल्स है, हाँ, कुछ कार्बन और माइक्रो फाइबर भी है, वो इट्स लाइक इट्स अ ह्यूज थिंग। तो उस कार्बन को आप उस चीज में यूज कर सकते हैं कि जो आपके लिए नुकसानदायक है उसको आप वापस वहां से कार्बन को कैप्चर करते हैं, और इट्स अ ह्यूज मार्केट। और अभी एक मैं न्यूज पढ़ रहा था कि रिलायंस इसमें बहुत ज्यादा पैसा भी इन्वेस्ट करने वाला है कार्बन कैप्चर के ऊपर। अच्छा, तो इट्स अ बिग थिंग, एनवायरनमेंट के लिए भी फायदा है। और इसी के ऊपर क्या होता है ना, आज जैसे हम लोग कमोडिटी ट्रेडिंग देखते हैं, एनर्जी ट्रेडिंग है, राइट, ऑयल का ट्रेडिंग होता है, तो ये जो कार्बन कैप्चर इसका ट्रेडिंग जो होगा ना, दैट्स अ बिग बिजनेस। कि मान लो कि सबको नेट जीरो करना है, 2030 सबको, सारी कंपनीज को, मतलब जिन्होंने प्लेज किया हुआ है कि 50% तक उनको अपना कार्बन 50% कम करना है बाय 2030। ज्यादा टाइम नहीं है, हार्डली 4 साल बचे हैं, 2025 तो खत्म ही होने को है। 4 साल में आप कैसे करेंगे, 97% कंपनीज को पता ही नहीं है कि कैसे करना है। तो वो मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ कोर्सेज ना, मैं आज या कल तक में लिंक्डइन पे डालने वाला हूँ पोस्ट कि मुझे 20 लोगों को ट्रेन करना है इसमें, 10-10 के 2 बैच बनाऊंगा। अच्छा, तो यूएस में मैं वही कॉलेज के स्टूडेंट्स के पास ही मतलब देखूंगा, स्टूडेंट्स को लेना है जो मुझे, जो 3rd ईयर में है या सीनियर है, उनको ट्रेन करना है। 20 लोगों का मेरा ये है, दोनों ही चीज में, सस्टेनेबिलिटी पे, कार्बन कैप्चर के ऊपर, एसएपी में कैसे यूज कर सकते हो। तो ये एसएपी तो पुराना वाला सॉफ्टवेयर है ना, जो जर्मन वाला है कि नया हाँ, कुछ? हाँ, नहीं, एसएपी वही है। लेकिन अभी एसएपी ने भी काफी यूज किया है भाई एआई के ऊपर ना, एआई उनका टूल है, उनका जूल बोलते हैं उसको। हाँ, तो इट्स एआई कैसे आप यूज कर सकते हो सस्टेनेबिलिटी के लिए भी। तो ये वाला जो ये एक पर्टिकुलर फील्ड में, जैसा बता रहा था ऑयल ट्रेडिंग, कॉर्नर ट्रेडिंग, जो कमोडिटी ट्रेडिंग होता है ना, बहुत जल्दी ये भी ना बहुत बड़ा ट्रेडिंग मार्केट बनेगा, कि जहां पे आप कार्बन ट्रेड कर सकते हो। कि किसी को नेट जीरो नहीं पहुंचा तो क्या करोगे, मेरा जो कार्बन फुटप्रिंट है समझो 5 मिलियन मेट्रिक टन है, मैं 5 मिलियन के कार्बन सर्टिफिकेट खरीद लूंगा, या इतना पैसा मैं किसी और कंपनी को दे दूंगा जो कार्बन कैप्चर कर रही है, तो मैं कार्बन न्यूट्रल हो जाऊंगा। तो ये भी इट्स लाइक ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और मुझे ये लग रहा है कि ये एआई से ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि इट्स लाइक फिजिकली आप देख रहे हो इस चीज को, कार्बन आप कैप्चर, क्योंकि ये बड़ा प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम एआई के ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। कि एआई में जैसा जो आप एआई को एनर्जी सप्लाई करने के लिए आप फॉसिल फ्यूल्स यूज कर रहे हो अभी आज के टाइम पे, उस फॉसिल फ्यूल से भी कार्बन जा रहा है, फिर उसको कार्बन को आपने कैप्चर करके फिर इंजेक्ट कर दिया, जैसा एक अपना है ना पुनर्मूसिको भवा तो उस कार्बन को आपने लिया, जिस कार्बन को आपने नीचे से अर्थ से ही लिया है, राइट, पेट्रोलियम क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन को यदि आपने अलग कर दिया तो कार्बन को आप यूटिलाइज कर सकते हो, और हाइड्रोजन हो गया ब्लू हाइड्रोजन, जो आप यूज कर सकते हो ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो एक ये भी एक बहुत अच्छा एक करियर हो सकता है जो आज के टाइम पे हो ना, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये आपको मार्केट ओपन करेगा ऑल्सो फॉर ऑडिटिंग के लिए, कि यदि आप कार्बन खरीद रहे हो, आपने सही बोला है, या इसका जो ऑडिटिंग का भी बहुत बड़ा एरिया है। विशाल जी, आप फिनेंस में तो देख सकते हो कि ऑडिटिंग का ये जो ना, ये पर्टिकुलर चीज कार्बन का ऑडिटिंग और ईएसजी ऑडिटिंग, ये 2 बहुत बढ़िया चीज है अभी आज के टाइम पे, ये अभी आने वाला है। तो जो लोग ऑलरेडी ऑडिटर्स हैं, फिनेंस में हैं, उनका ये आएगा ही कि हम लोग बोलते हैं ग्रीन लेजर, तो ग्रीन लेजर का एक कॉन्सेप्ट है, और प्लस कार्बन ऑडिटिंग,
ये 2 एरिया बहुत ही और इसमें लोग हैं ही नहीं, अभी पता भी नहीं, मतलब बहुत ही कम है और ये आगे के 5 साल में इतना तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है ना। तो ये एक एरिया हो सकता है उनके लिए जिन्होंने भी कंप्यूटर साइंस नहीं, मतलब जो फाइनेंस एरिया में है, ऑडिटिंग में है, तो वो एक्सप्लोर कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे मैं थोड़ा ऐड कर दूं, आप लोग ये मत समझिए कि इंजीनियर्स ऑडिटर नहीं होते हैं, ओके? तो प्रोडक्शन में बहुत सारा मैंने 5-7 तरह का ऑडिट किया है और तो इसलिए आप इंजीनियर्स होकर के भी इंजीनियरिंग में, यहाँ पर जो बात हो रही है वो फाइनेंशियल ऑडिटर की बात ये नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं इंजीनियरिंग ऑडिट की बात कर रहे हैं राजीव जी, क्योंकि ये इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आपको सारे जो जैसे आप कार्बन जो जिस तरह का भी इंडस्ट्री इससे रिलेटेड होगा, उसमें या तो कुछ तो आप मैन्युफैक्चर करते होंगे, कुछ तो करेंगे आप, राइट? और आपके सप्लायर होंगे, आपके कस्टमर होंगे, तो तीनों के साथ आपकी रिलेशन जो है वो आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये जब आप बोलेंगे तो ऑडिट में क्या होता है कि आप यही दिखाते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो आप कर रहे हैं। That's all it is, right? Whatever you say, whatever you do, you say, और उसको आप एविडेंस से दिखाइए। तो इसलिए इसमें ढेर सारे केमिकल रिलेटेड इंजीनियर्स की, बाकी किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड से हों, आप थोड़ी सी ये ट्रेनिंग कर लीजिए, उसके बाद आपको बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए साइंस की, जो इस रिलेटेड फील्ड से है, उसकी ट्रेनिंग कीजिए, प्लस ऑडिटिंग की ट्रेनिंग कीजिए, आप बन जाइए ऑडिटर। नहीं, दैट्स या, और इसके काफ़ी सारे जो कोर्सेज़ हैं, ये अभी MIT से हैं, ऑलमोस्ट फ्री है। कुछ तो कोर्सेज़ जो है ना अभी एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से, तो लोग जिनको इनके इसमें इंटरेस्ट है, स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये ऐसा टाइप का रहता है ये ना, फैक्ट्री यदि आप कुछ करते हो, तो ये प्रोसेस है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसमें, डीएसी टेक। और इसमें एक मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, इसमें एडेक्स में है। इसमें यदि आप देखें, और इट्स फ्री है। टाइप नहीं हो रहा है। वही स्लो, पता नहीं क्यों हो गया ये। फिर से इसको करता हूँ, एडेक्स। तो एडेक्स में काफी सारे कोर्सेज है ना, नॉट ओनली फॉर दिस, ये एरिया के जो भी हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से लेके कुछ भी आप इसमें सर्च करेंगे सब मिल जाता है। EDX क्या है? ये टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन है क्या? हाँ हाँ हाँ, एजुकेशनल है ये। अच्छा। तो इसमें ना जो भी चीज का आपको चाहिए सर फ्री, कोई सा भी चीज आपको इसमें सर्च करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये ऐसा, ये एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी का है, इसके MIT के बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ पे। MIT के हैं, हार्वर्ड के हैं, और इससे देखिए आप वीडियोज, आप कुछ भी कोई भी सब इस पे से देख सकते हो आप। जैसे ये एडिनबर्ग का है। तो जो लोग ऑलरेडी ऑडिटिंग में हैं, या जैसा अमृता जी ने बताया कि इंजीनियरिंग है, इनको ऑडिटिंग में करना है, थोड़ा बहुत रिज्यूमे को पॉलिश करने के लिए एडेक्स से या उडमे से ये सब सर्टिफिकेशन कर लिया, तो यदि इंटरेस्ट इसको है तो ये बहुत ही अपकमिंग एरिया है इसमें, ये पर्टिकुलर कार्बन ट्रेडिंग के इसमें ना, ये सब जो कोर्सेज हैं इसको किया जा सकता है। और इसका पूरा प्रोसेस समझने के लिए बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, और बहुत लोग इसमें पैसे लगा रहे हैं अभी। रिलायंस का तो इट्स ह्यूज थिंग, वहाँ पे लोग करने वाले हैं। डायरेक्ट एयर कैप्चर है इसका, ऐसा सब पंखा टाइप का आता है जो करेगा कैप्चर, यहाँ से कैप्चर करा और इधर इंजेक्ट करना है, या इसको आप ले जाके कहीं पे भी कार्बन फाइबर है, जहाँ पे भी कार्बन की जरूरत होती है आपको सोडा बनाने के लिए, वहां पे सप्लाई कर सकते हैं। It's a huge business opportunity also. किसी का स्क्रैप जो है किसी के लिए वेरी यूजफुल रॉ मटेरियल, ना? ऐसे ही होता है।
तो इसमें ये कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए भी और गिविंग बैक टू सोसाइटी, राइट, कि आप कुछ तो भला करके जाओगे। तो वो उस एस्पेक्ट से भी देखें कि शुद्ध पानी पीने को नहीं है, हवा नहीं है, राइट, तो उसके लिए बेटर हो गई। आप थोड़ा एक अलग अलग कंट्री सब जगह पे है पॉल्यूशन, तो एक अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और उससे रिलेटेड काफी सारी चीजें हैं। ऑडिटिंग है, टीचिंग के लाइन में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और अमरनाथ जी यहाँ पे हैं एक जो प्रोफेसर है इस चीज के लिए यूनिवर्सिटी में, वो भी हमारे बिहार से ही हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ठाकुर जी हैं, जो CCUS के ऊपर उन्होंने PhD किया हुआ, मतलब ये बहुत नाम है उनका यहाँ पे। अच्छा अच्छा, ये कार्बन कैप्चर के ऊपर। बहुत बहुत बढ़िया। देखिए, काम की कमी नहीं है, थोड़ा सा आदमी को क्या बोलते हैं, ये ऑर्गेनाइज होकर सोचना पड़ता है कि हमको किस फील्ड में जाना है। ये अगर बच्चे डिसाइड कर लें एक बार, तो फिर बस थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। काम तो मिल जाता है, खास करके अगर आपने इंजीनियरिंग पढ़ लिया है। इसलिए बेसिक चीज़ है इंडिया में, लोगों को पहले इंजीनियर बनो, फिर कुछ न कुछ रास्ता निकल जाएगा। माइंडसेट होना चाहिए इंजीनियरिंग वाला। एक बार वो एनालिटिकल ब्रेन बन जाता है ना, तो उसके बाद तो आप किसी भी इंडस्ट्री में फिर जाइए और स्टार्ट कर लिए, तो दूसरे लोगों से आप अच्छा करेंगे। बिल्कुल। चलिए, बढ़िया रहा आज का डिस्कशन। या ओके, ओके, तो बड़ा अच्छा लगा सबसे मुलाकात करके। और पंकज जी, जरा सबका टेलीफोन नंबर नए लोग जो आए हैं वो भी हमको भी भेज दीजिएगा, और हमारा भी उन लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिएगा जो नए लोग आए हैं। आइए, और बस हर एक सैटरडे संडे को 2 मीटिंग होती है। संडे को इस तरह की होती है, और सैटरडे को जो है बच्चों वाली मीटिंग होती है। तो आप लोग वेलकम है, उसमें भी आइए, देखिए क्या होता है, बच्चों को शेयर कीजिए अपना नॉलेज। चलें फिर आज? चलिए फिर, बाय। बाय। ठीक है, बाय। चलिए।